भारत नेपाल सीमावर्ती नेपालगंज के सिटी होटल में पर्यटन संगोष्ठी संपन्न हुई। लुम्बिनी प्रदेश के पर्यटन मंत्री प्रचंड विक्रम न्यौपाने ने कहा कि भारतीय पर्यटकों को चेकिंग के नाम पर नेपाल में परेशान किए जाने की घटनाएं प्रकाश में आई हैं। नेपालगंज स्थित सिटी होटल के सभागार में लुम्बिनी व गंडकी प्रदेश के बीच आयोजित कार्यशाला में वक्ताओं ने कहा कि पर्यटन विकास के लिए भारतीय पर्यटकों के साथ नेपाली सुरक्षा कर्मियों द्वारा सहयोग किया जाना चाहिए। प्रदेश की सांसद अंबिका काफले ने कहा कि लुम्बिनी व बर्दिया के गंतव्य स्थल अभी ओझल में हैं। वक्ताओं ने कहा कि पर्यटन को रोकना नहीं, आकर्षक बनाना आवश्यक है। मुख्य अतिथि लुम्बिनी प्रदेश के पर्यटन मंत्री प्रचंड विक्रम न्यौपाने रहे। उन्होंने कहा कि नेपाली सुरक्षा कर्मियों को बेहतर व्यवहार करना होगा, जिससे पर्यटक हमारी ओर आकर्षित हों। नेपाल पर्यटन बोर्ड गंडकी के प्रदेश अध्यक्ष युवराज गुरुंग, पाल्पा चैप्टर के अध्यक्ष राजीव शाह, बांके चैप्टर के अध्यक्ष श्रीराम सिकदैल ने पर्यटन बढ़ाने के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। संगोष्ठी में सीमांचल पत्रकार एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष SK मदेशिया ने पर्यटन मंत्री से भारत से जाने वाले पर्यटकों के साथ नेपाल में आ रही विभिन्न प्रकार की असुविधाओं की जानकारी देते हुए उसके निराकरण की मांग की। मंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि जल्दी ही वह उच्च अधिकारियों से इस बारे में बात करके समस्या का समाधान निकालेंगे। बैठक में मुख्य रूप से जमील अंसारी, जुनेद अहमद, पत्रकार रुद्र प्रताप मिश्रा, रविंद्र शर्मा, भुवन भास्कर वर्मा सहित भारतीय व मित्र राष्ट्र नेपाल के दर्जनों पत्रकार, गणमान्य होटल व्यवसायी मौजूद रहे। डाइरेक्ट ल्याउन सकिरहेका छैनौँ। भैरवालमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनायो, तर त्यो विमानस्थलमा हामीले सञ्चालन राम्रोसँग गर्न सकिरहेका छैनौँ। समस्या त छ नि। निजी क्षेत्रले, सरकारले गर्छ, 35 अरब खर्च गर्छ, भैरवालको गर्यो। गौतम बुद्ध विमानस्थलका लागि, पोखराको विमानस्थललाई 22 अरब जति खर्च गरेको छ। तर निजी क्षेत्रले यही लुम्बिनी प्रदेशमा त्यही होटल बन्छ, पर्यटकहरू आउँछ, हाम्रो व्यवसाय चल्छ, पर्यटकहरूलाई का कारणले यहाँ आवश्यक छ भनेर लगानी गर्नुभयो। 1 खरब निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ है। गण्डकीमा त्यस्तै हालत छ। तर अहिले त्यहाँ पर्यटक नआइसकेर चाहिँ त्यो लेभलको पर्यटकहरू अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नआइसके पछाडि त्यहाँ उहाँहरू पनि बिचरा पीडित भएर बस्नुभएको छ। तपाईँहरूलाई एउटा भन्नु, अब यहाँ होटल व्यवसाय साथीहरू पनि आउँछ कि बोल्दै हो। म मन्त्री भइसके पछाडि पहिलोचोटि उठाएको कुरा के भन्दा तपाईँ होटलहरूलाई त उद्योगसँग मानेको छ। पहिलो पर्यटक आउने त होटलमा होला नि त। पर्यटक आएपछि त बास बस्नु पर्ला, खाना खानु पर्ला। भइसके पछाडि ठुला ठुला उद्योगहरूलाई हामीले 5% बिजुली दिएको छौँ। तर उद्योगसँग मानेको छ। उद्योग हो होटल, जसले रोजगारी सृजना गरेको छ, सबै कुरा गरेको छ, पर्यटकहरूलाई बसालेको छ, खुवाएको सबै कुरा चाहिँ रोजगारी पनि सृजना छ। तर तपाईँहरूले के गरिरहनु भएको थियो भन्दा 12-13 रुपियाँ जो हामीले बिजुली बाल्छौँ घरको, त्यो बिजुली पाइरहनु भएको। यसलाई हामीले आवाज उठायौँ। तपाईँहरूलाई थाहा पनि होला, अहिले उद्योगसँग मान्ने गरी बिजुली तपाईँहरूले पनि 5 रुपियाँमा बाल्न पाउनु भयो। त्यही कारण अब 5 रुपियाँमा बिजुली तपाईँले बाल्दै गर्दा, 5 रुपियाँमा बिजुली बाल्दै गर्दा तपाईँहरूले पनि केही न केही त गर्नुपर्ने होला। थोरै भए पनि 100 रुपियाँ भए पनि बेडको भाडा घटाइदिने हो कि, खाना 100 रुपियाँ पनि घटाइदिने हो कि, पर्यटक ल्याउने कुरा, यो कस्तो पर्यटक ल्याउने कुरा छ। यो सरकारले गर्ने कुरा भनेको पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ। सरकारले आउने वातावरण बनाइदिनुपर्छ। सरकारले यो ठाउँ सुरक्षित छ हाम्रो नेपाल घुम्न आउँदै गर्दा तिमी दुर्घटना पर्यो भने तिम्रो रेस्क्यु 1 घण्टामा हुन्छ।
तिमीले आएको खाना हाम्रा नेपालका होटलमा तिमी बिरामी पर्दैनौ भन्ने खालको र सुरक्षाको वातावरण सबै कुरा जहाँ चाहिँ चोरी डकैती केही हुँदैन, तिमीले घुम्ने ठाउँका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने काम सरकारको। तर यसलाई प्रमोसन गरेर निजी क्षेत्र नै अगाडि नबढ्दासम्म सरकार एक्लैले सक्दैन। निजी क्षेत्र अगाडि नै बढ्नुपर्छ पर्यटन प्रवर्धनका लागि। निजी यो कसरी भन्दा तपाईँहरू त यहाँ होटल व्यवसायहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू पर्यटन व्यवसायहरू हुनुहुन्छ, सबै हुन्छ। तपाईँहरूको पर्यटनमा 20% बढ्दै गर्दा नेपालगञ्जका होटल त अर्को होटल थपेला नि त। तर हामीले के गर्ने? अब होटल व्यवसायलाई हामी मिलेर गर्ने के भन्दा हाम्रा केही गर्नुहोस् न, केही फरक पर्दैन। गण्डकी र यहाँ प्रबन्धन छ, एउटै खालको निर्णय गरौँ। हाम्रा होटलमा बाँकेका होटलमा आउने खानामा यहाँ सुन्नुहोस् है, यहाँ जोडिरहेको छ नेपालगञ्जका आज बारीमा गर्दै हुनुहुन्छ बाँकेका आज एउटा निर्णय गरौँ। होटल व्यवसाय र पर्यटन व्यवसाय साथीहरू सबै सरकार सबै बसेर एउटा निर्णय गरौँ कि अब हाम्रा भान्सामा अर्ग्यानिक तरकारी भन्दा अरू पाक्दैन। त्यस कारणले गर्दा नेपालमा जाँदै गर्दा अर्ग्यानिक खाना खान पाइन्छ। हामीले खाएको खानाबाट हामी बिरामी हुँदैनौँ। हामीले खाने परिकारहरू शुद्ध तेलबाट पाक्छ, 50 रुपियाँ तिर्न तयार हुन्छ। मैले आज सोधेँ मानस सरोवरमा आउने एउटा यात्रीले कति रुपियाँ खर्च गर्छ होला भनेर त्यहाँबाट ल्याउने 40 जनाको टुर गाइड पनि हुने। मैले सोध्दै गर्दा उहाँले भन्नुभयो 2 लाखदेखि 2,15,20,000 रुपियाँ उहाँले खर्च गर्नुहुन्छ। 11 दिनको प्याकेज रहेछ। मतलब अहिले मानस सरोवरको यात्रा बढी यो गेटवे भएको कारणले मानस सरोवरमा जाने पर्यटक भएको कारणले गर्दा त हाम्रा नेपालगञ्जका होटलहरू प्याक छन् त, सधैँ छन् नि। तर त्यो धर्मावलम्बी जसले मासु खाँदैन, धार्मिक पर्यटकले मांसाहारी हुँदैन। तर समस्या उहाँको गुनासो के छ भन्दा म आज होटल व्यवसाय सहायता भन्दैछु। मैले यहाँ मात्रै यहाँ पनि समस्या हो। म तानसेन जाँदै गर्दा त्यहाँ आएको पर्यटकहरूले एकजना गुरुहरूले यहाँ भन्नुभयो बेलैया नाकाबाट छिरेपछि उहाँ एकैपटक पोखरा गएर खाना खान पर्नुभयो, जहाँ शाकाहारी खाना खायो। कुनै यस्तो होटल थिएन जहाँ मासु नपाकेकोस्, कुनै यस्तो होटल छैन जहाँ यो शुद्ध शाकाहारी भोजन विश्वसनीय छैन। किनकि हामीसँग धर्मशालाहरू कमी रहेछन्। त्यस्ता खालका पर्यटकहरू धार्मिक पर्यटकहरूलाई अब त्यसका लागि सम्बोधन गर्ने कसरी? त्यसका लागि जो मारवाडीहरूको आपका विचार है? नेपाल के लिए जो अभी है भारतीय पर्यटक ही पहला हमारा गंतव्य देश है। तो हम चाहते हैं कि भारतीय जो पर्यटक आते हैं, चाहे वो धार्मिक पर्यटक हो, चाहे वो खेल के लिए आने वाले पर्यटक हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म वाला पर्यटक हो, साहसी पर्यटक हो, सब पर्यटकों के लिए यहाँ का इंतजाम, जो पर्यटकों के लिए जो दिक्कत ना हो, चेकिंग में जो बड़ी समस्या का बात आ रहा है वो ना हो, सबसे बड़ी समस्या सर इसके लिए हम कैसे समझना था, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो है कार्यक्रम आयोजक एवं श्री राम सिंह के साथ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विषय पर मैं बात कर रहा हूँ। शिवेश जी, आप ये बताइए हमें भारतीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नेपाल सरकार द्वारा क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, जो आने वाले जो पर्यटन से संबंधी बाधाएं हैं उसको कैसे दूर किया जाएगा? अभी सरकार की तरफ से मंत्री जी ने जो बोला, हम लोग आश्वस्त हैं कि जितने भी इश्यूज आ रहे हैं वो सब समाधान होगा। और हमने तो कैंपेन शुरू कर दी है कि भारतीय पर्यटकों को कहीं भी दिक्कत न हो, कोई भी समस्या न हो। अगर समस्या हो तो हमें जानकारी कराएं। हम जितने भी हम पर्यटन कर्मी हैं संबंधित जगह में जो कंप्लेन आएगा उसको पहुंचाएंगे और समाधान ढूंढेंगे। और नेपाल सरकार की तरफ से एक तो पहला एक फैसिलिटी है हमारा, दो देशों के बीच नो पासपोर्ट नो वीसा। हम दोनों देश की तरफ ये लागू होता है। इसका जितना हो सके हम लोग फायदा ले सकते हैं पर्यटकीय दृष्टिकोण से। नेपाल ऐसी जगह है कि जो भारत में नहीं मिलता है। पर्यटकीय सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ का कल्चर, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का भोजन, यहाँ का हिमालय, यहाँ का ताल तलैया, यहाँ का धार्मिक धरोहर इतने ज़्यादा हैं, इतने लोकप्रिय हैं, इतने मन पसंदीदा हैं जो भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करती है।
हम लोग तो हमारा अब देखिए भारत से ऐसा संबंध है, हमारा लिपि भी एक ही है। हम सनातन धर्म वाले भारत में भी वही धर्म अपनाता है, हम लोग भी वही धर्म अपनाते हैं। तो सभी दृष्टिकोण से भारत नेपाल का टूरिज्म टारगेट क्या होना चाहिए कि भारत का पर्यटक और जितने भी भारतीय पर्यटक आएंगे उनको हॉस्पिटैलिटी के दृष्टिकोण से बहुत अदा करना चाहिए, उनको सम्मान करना चाहिए, उनको कोई नेपाल में दिक्कत न हो। और उसके लिए हम लोग सरकार से, नेपाल सरकार से भी अपील करेंगे। हम लोग खुद जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी तरफ से भी पहल करेंगे। बहुत बहुत